खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी आए पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस अहंकारी सरकार को बदलने का बीड़ा उठाया है। रुझान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये केवल 10-12 सीटें लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में हर वर्ग को विशेषाधिकार देने की कोशिश की है। महालक्ष्मी योजना में हर परिवार की गरीब महिला को हर माह 8,500 रुपया महीना, बेरोजगार युवकों की पहली नौकरी पक्की, मनरेगा ही नहीं हर मजदूर की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर किसी का ध्यान रखा गया है। अभी तक के रुझान देखकर प्रधानमंत्री को 400 पार का नारा धूमिल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा इसीलिए 3 दिन पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री ने खलियाली आंसू बहाए, जबकि इन आंसुओं के बारे में राहुल गांधी ने बहुत पहले ये कह दिया था कि अब भाजपा के खलियाली आंसू निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली है, इसलिए प्रधानमंत्री अब मंगलसूत्र और भैंस पर उतर आए हैं। जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की रक्षा क्या करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के मंत्री रहते BHEL को हमने 9 रत्न कंपनी का दर्जा दिया था, जो आज बर्बादी की कगार पर खड़ी है। इंडिया गठबंधन 5,000 करोड़ का स्टार्टअप देगा, जो हर नौजवान को रोजगार देगा। किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य MSP के रूप में मिलेगा। उनको बीमा रकम जल्द मिलेगी और किसान की अगर हम भूमि उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए लेंगे भी, तो किसानों को उनकी ज़मीन की कीमत का 4 गुना कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेती उपकरणों को GST से हम बाहर करेंगे। किसानों का कर्ज हमने पहले भी माफ़ किया है और फिर किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। इंडिया गठबंधन 4 जून को विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष झांसी ललितपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में झांसी आए थे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को कोई लेना देना नहीं रहा। झांसी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पानी का अभाव है। झांसी का नाम बदल दिया गया, फिर सुधार किया गया, सांसद कुछ नहीं बोले। बुंदेलखंड में गौ माता के बुरे हाल हैं, उनके लिए न चारा है न पानी, गौ माता बेहाल है। झांसी में 15,000 मकानों पर NGT की तलवार लटकी हुई है, लेकिन सांसद को कोई मतलब नहीं है। कल पूरे दिन शहर का व्यापारी परेशान रहा, दुकानों के शेड तोड़े गए, लेकिन किसी ने अफसोस जताकर माफ़ी नहीं मांगी। संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करने पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बुलाई गई। बातचीत के बाद मामला खत्म हुआ, लेकिन बाद में 12 धाराएं लगाकर FIR दर्ज करवा दी गई। हमारा कहना है हमारे साथ कुछ भी करो, पर गरीबों को तो छोड़ दो। यहाँ के सांसद से एक युवक ने पूछा कि आप बेरोजगार की बात को रोजगार में बदलते हैं, आप रोजगार की बात नहीं करते। उसको पुलिस ने थाने लेकर बुरी तरह से पीटा, यानी सांसद से सवाल करा और पुलिस ने पीटा। 100 में से 99 युवक आज बेरोजगार हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए गरीब किसानों की ज़मीन दी गई और यह ज़मीन अब अमीरों को दी जाएगी। 3,50,000 लोगों के पैसे सहारा में फंसे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा परिणाम कुछ भी हो, हम इस लड़ाई को लड़कर गरीब जनता का पैसा वापस दिलवाने का काम करेंगे। सहारा निवेशकों की आवाज़ जनता के आशीर्वाद से यदि संसद में पहुंचे तो संसद में उठाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में भाजपा ने कुछ नहीं किया। यहाँ झांसी को हमने कृषि विश्वविद्यालय, फ्लाईओवर, 500 बेड का अस्पताल, सैनिक स्कूल, पैरामेडिकल दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने झांसी ललितपुर को कुछ नहीं दिया। फ्लाईओवर हमने बनवाया और नाम क्या उस पर लिख दिया गया, सभी जानते हैं। किसानों को उनकी ज़मीनों के जो रेट मिलना चाहिए थे वे नहीं दिए गए। किसानों को उनकी ज़मीनों के 4 गुना रेट मिलना चाहिए था। डिफेंस कॉरिडोर के लिए ज़मीन ले ली गई, लेकिन आज तक यहाँ पर पटाखा तक नहीं बना। प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, पढ़ाई लिखाई पर नहीं बोलते। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा सरकार का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए यहाँ के सांसद मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो सहज हो, सुलभ हो। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। विशेष कार्यक्रम इसलिए हमने बनाया है। महागठबंधन सरकार
आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी और तमाम महागठबंधन के तमाम हमारे पार्टी के प्रमुख साथियों ने मिलकर इस देश में 4 तारीख को नया इतिहास लिखने का काम हाथ में लिया है। अभी आदरणीय चंद्रपाल यादव जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक फेरबदल होने वाला है और सपा और कांग्रेस के महागठबंधन की बहुत अधिक सीटें इस बार हम उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में भी 13 तारीख को हमारा चुनाव का समापन हुआ है और मध्य प्रदेश में भी पिछले 19 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट हमारे पास थी, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में भी लेकर आएंगे। साथियों, पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और राहुल जी और अखिलेश जी और तमाम नेता और हमारे कार्यकर्ता साथी भी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस चुनाव में आपको पता है कि हमने एक घोषणा पत्र निकाला है जिसमें कांग्रेस ने, आपने शायद देखा होगा, अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो मैं भाई शायद भेजा ही होगा आपको। कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को, हर समाज को विशेष अधिकार देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनाव शुरू हुआ था तब अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया और उनके मंसूबे स्पष्ट थे कि देश के संविधान को वो लोग बदलना चाहते हैं। वो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया और ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश भी करते हैं। वो संविधान जिसमें हर वर्ग, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम आदरणीय हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। और आप एनालिसिस करेंगे, जब चुनाव शुरू हुआ जो तब बड़े बोल थे अब की बार 400 पार, लेकिन सने 4 फेज 5 फेज समाप्त होने के बाद अब की बार 400 पार का नारा स्पष्ट रूप से धूमिल होता नजर आ रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आपने भाषण सभी ने सुने होंगे, ऑब्वियसली सुने ही होंगे, और जो भाषा शैली का उपयोग देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित होने वाली है। अब की बार 400 पार, फिर वो वेज नॉन वेज पे आ गए, फिर वो सनातन की चर्चा करने लगे, फिर मंगलसूत्र की बात होने लगी और आश्चर्य की बात ये है कि मंगलसूत्र के बाद उनको भैंस की याद आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी भैंस छोड़कर ले जाएगी। जब भैंस से भी पूरा नहीं पड़ा तब उन्होंने देश को बांटने का जो मूल फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में होता है, हिंदू मुसलमान भाइयों में, सिख भाइयों में देश की जो एकता अखंडता, उसको कैसे नष्ट करके चुनाव को धूमिल करके अपना वोट गंवाने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी है, उसका पूर्ण निर्वाह आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। ये आप सबने स्पष्ट देखा होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब जानना चाहते हैं कि आपने मंगलसूत्र की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशोदा बहन जो गुजरात में है, जो आपकी धर्मपत्नी है, उनके मंगलसूत्र की रक्षा आप नहीं कर पाए, तब आप देश की हमारी बहन बेटियों की मंगलसूत्र की रक्षा करने की आप बात करें। और वो प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए,
वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करें। उन्हें नहीं पता है कि मंगलसूत्र का कितना महत्व हिंदू सनातन धर्म में, हर धर्म में किया जाता है, और वो हमारी बहन बेटियों की किस्मत का एक वो है जिसको हम लोग, हमारी बहन बेटियां पहनकर अपनी घर की इज्जत को आगे बढ़ाती हैं। साथियों, 3 दिन पहले कह दी थी कि चुनाव के बीच में अब अगला कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के घड़ियालू आंसू आप देख सकते हैं, जो उन्होंने वहाँ बहाए। और उन्होंने वहाँ कहा, स्पष्ट कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। अगर उनके पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि देश के प्रधानमंत्री इस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में पिछले 1 महीने के दरमियान उन्होंने किया। साथियों, ये हमारे सांसद जी को उन दुकानदारों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह पहले झांसी के अंदर आज पानी का अभाव है और पानी की बदबू कितनी लगती है अगर किसी को प्यासा रखा जाए। हम देखते हैं कि पानी का अभाव हो या झांसी के स्वाभिमान, झांसी का जब नाम बदला गया, चाहे झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई, चाहे झांसी के रूल करारी में गाय तड़प तड़प के पानी और चारे के अभाव में रही, हमारे सांसद जी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। उन्होंने कभी अपने नाम पर वोट नहीं मांगे। आप याद करिए, क्रिकेट का मैच होता है तो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस पे वोटिंग उसमें नंबर आते हैं, लेकिन कल भी और आज भी और आगे भी किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं ये सारे लोग जानते हैं। आज जिस तरह बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है, मैंने उनको बड़ी चुनौती दी थी कि अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिया हो तो वो बताएं। नहीं तो हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो लोग नौकरी से निकाले गए। हमारे अरुण यादव जी जब मंत्री थे, विलासराव देशमुख जी के साथ आए थे, BHEL के अंदर लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिले थे जिससे 1700 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर पड़े थे, आज उनको हटा दिया। मेडिकल कॉलेज में जान पे खेलने वाले संविदा कर्मियों को हर दिन हटाया जाता। ग्रासलैंड के लोग धरने पे बैठे रहते। 15,000 लोगों के मकान टूटने पे NGT के नोटिस गए और उन पर तलवार मंडराती रहती। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता, सेवक होता, तो वो सेवक नदारत रहता है क्योंकि वो मालिक बन के राजनीति करते हैं। आज हमारे यहाँ इतना बुरा लगा कल जब व्यापारी पूरी रात से तड़पते रहे, किसी का बिजली का मीटर उखाड़ दिया, किसी की शटर तोड़ दी, और उसके बावजूद भी किसी ने माफी नहीं मांगी कि ये माफी है। ये इतना बड़ा अपराध है। इस अपराध को ये झांसी की पराक्रम और वैभव की माटी क्षमा नहीं कर सकती। आज इसीलिए जो हमारे विजन है, जिस विजन के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार कार्य करते रहे, आपको ये भी याद होगा कि वर्तमान समय में संत रविदास से बड़ा कोई संत नहीं, वो भगवान थे। संत रविदास की जब प्रतिमा स्थापित कराने जा रहे थे, प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, सामने हम लोगों के बैठे और बैठने के आप लोग भी थे, कम से कम 400-500 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए। उसके बाद मामला निपट गया। 3 दिन बाद किसके इशारे पर हम पर 12 धाराएं लगाएंगी। इसी तरह साहू समाज के एक व्यक्ति, आज जिसके परिवार के एक व्यक्ति को पुलिस के उत्पीड़न से मृत्यु हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखाने हम उसके साथ में गए। हम इम्तियाज वगैरह और लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों के मुकदमे हट गए, हम लोगों पे मुकदमे हैं। तो आज हम ये कहते हैं, हम पे चाहे दर्जनों मुकदमे लगा दें, हमें गोली मार दें, हमें काला पानी दे दें, लेकिन उन गरीब अहरवार परिवार का क्या जुर्म था, उन साहू परिवार के लोगों का क्या जुर्म था। वो लोधी समाज का एक नौजवान जिसने वानपुर के कुआ गांव में सांसद जी से पूछा कि आप रोजगार के बारे में नहीं बोलते, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उसको उन्होंने जवाब न देते हुए पुलिस से उसकी FIR करा दी और पुलिस ने उसको मारा। जिस तरह से वो अवंती भाई के वंशज हैं, जिस तरह से अवंती भाई के वंशज हो, माँ कर्मा भाई के वंशज हो, चाहे संत रविदास के अनुयायी हो, इनके साथ जो अत्याचार आज सत्ता में बैठे हुए हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बात को आप जरूर लिखें कि जनता उस प्रतिनिधि को चाहती है जो जनता से
प्यार और स्नेह बन के चले। कल व्यापारियों की दुकानें छज्जे हटाए गए, आज कल अग्निकांड हुआ। ऐसे में हम लोगों के बीच में जो एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे मित्र माहौल है, आप सब समझते हैं, ये बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े हुए इलाके के लिए जो आज जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस पिछड़े हुए इलाके को जो है विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जब हम भी एमपी थे, भाई भी एमपी थे, उस दौर में आपने देखा होगा जो काम हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी और उसका प्रभाव यहाँ के नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में है। यहाँ के लोगों को उनके खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, उनको नई तकनीकी आधार पर खेती करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए जगह जगह सेंटर बनाने के और उस सेंटर के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने की जो काम हुए, जो बुंदेलखंड पैकेज मिला, या हम लोगों की जब सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जी की, उस सरकार में जो झांसी में विकास के काम हुए, चाहे आपका फ्लाईओवर जो सामने बना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बना हो, चाहे मिलिट्री स्कूल बना हो, चाहे वो पैरामेडिकल बना हो, जो भी है वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन आज पिछले मैं समझता हूँ 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उस डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ कि बुंदेलखंड खुशहाल हो जाता। आपने देखा बीडा का की परियोजना लाई गई कि हम बीडा बनाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना करके पूरे बुंदेलखंड को विकसित करने का, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बीडा के नाम पे जमीन अर्जित करने का सरकार ने काम किया, लेकिन जिस रेट में जमीन उनको मिलना चाहिए किसानों को रेट, वो रेट किसानों को नहीं मिल पाया। क्योंकि उसका भी कारण है, आप देखते हैं कि पिछले 3 बार से पूरे झांसी के सर्किल रेट बढ़ गए, लेकिन जो नोटिफाइड बीडा का एरिया था 3 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि उसके 4 गुना जो है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उनको रेट देना पड़ते। तो 4 बार से उनके रेट नहीं बढ़ाए गए, उनके जो के त्यों रेट थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम पैसे में ये जमीनें लोगों की अर्जित कर ली गई। जिन लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया उनको दबाने धमकाने का काम कर। तो ये योजनाएं हैं। वहाँ डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जमीन ली गई, आपको बताया पिछले 6-7 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने सुना था कि वो ने कहा कि तोप बनेगी यहाँ, और इस तोप से पाकिस्तान का जो है सफाया कर बन गई। कहाँ बन गई? आप लोगों ने देखी कहीं तोप? क्या हम समझते फटाका भी नहीं बनाने की फैक्ट्री लगी कि फटाके ही बनाने की फैक्ट्री लगा देते दिवाली को, लोगों को फटाके ही मिल जाए। कहीं कुछ नहीं, लोगों को केवल गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में ऐसे ही आप देख रहे महंगाई कितनी जबरदस्त है। आप तुलना करिए 2014 से। 2014 में जो कहा जा रहा था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोलते। चलिए वो नहीं बोले, लोगों ने बदल दिया। अब आप नहीं बोल रहे हो महंगाई पे, आप नहीं बोल रहे हो बेरोजगारी पे, आप किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बता पा रहे हो। आप जो पढ़ाई लिखाई है, उस पढ़ाई लिखाई को कैसे हम जो है, जो महंगी पढ़ाई लिखाई हो गई, आम जनता के लिए कैसे पढ़ाई लिखाई उपलब्ध हो, इसके लिए आप कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तो जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो है भारत की सत्ता में बैठे लोग, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, केवल हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के नाम पे जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हमने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, जैसे यहाँ अडानी और अंबानी है, एक बड़ा व्यापारी है, उसने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में खुशहाली। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखा। अगर जो है किसी ने कांग्रेस के बारे में कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, तो पूरे देश में तूफान मच गया। आज सारा अखबार में छपा है, लेकिन किसी ने इस बात को उठाया भी नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।